नमस्कार दोस्तों। भारत ने नई दिल्ली में दूसरा भारत अरब विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में अरब लीग के 22 सदस्य देश शामिल हुए थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहला ऐसा सम्मेलन लगभग आज से 10 साल पहले 2016 में बहरीन में हुआ था। तो आपको आपके मन में ये सवाल ज़रूर आना चाहिए कि आखिरकार 10 वर्षों के बाद ये सम्मेलन 2026 में क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा। अभी वर्तमान में अगर आप मिडल ईस्ट में देखें, तो मिडल ईस्ट बहुत ज़्यादा गंभीर भू-राजनीतिक तनावों से गुज़र रहा है। वहाँ पे आपको अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव देखने को मिलेंगे, आपको सऊदी अरब और यूएई के बीच में मतभेद देखने को मिलेगा, इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में संघर्ष देखने को मिलेगा और अमेरिकी हस्तक्षेप भी इस मामले में आपको देखने को मिलेगा। तो इन्हीं सब पृष्ठभूमियों के नज़र में मध्य पूर्व जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अशांति के पीरियड से गुज़र रहा है, ऐसे में दिल्ली डिक्लेरेशन इस मध्य पूर्व में शांति की दोबारा स्थापना में एक आशा के प्रतीक के तौर पे सामने आता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इसी दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे कि इस डिक्लेरेशन में कौन-कौन से बातों पे चर्चा की गई, कौन-कौन से बातों पे भारत और अरब लीग के बीच में सहयोग किए गए हैं, साथ ही साथ इस दिल्ली डिक्लेरेशन का क्या वैश्विक परिप्रेक्ष्य में महत्व है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले हम दोस्तों अगर इस दिल्ली घोषणा के मूल उद्देश्य की बात करें, तो ज़ाहिर-सी बात है कि भारत और अरब लीग के बीच में लगभग 2002 से जो सहयोग शुरू हुआ था, उस सहयोग को और गहरा करना, साथ ही साथ मध्य पूर्व की जो कूटनीति है भारत की, उस कूटनीति को ज़्यादा अच्छे तरीके से लेके आगे बढ़ना, ज़्यादा सक्रिय करना, ज़्यादा संतुलित करना और उस कूटनीति को फिर से स्थापित करना। तो इस मूल उद्देश्यों के मद्देनज़र इस दिल्ली घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किए गए हैं। अब मैंने आपको बताया भारत और अरब लीग के बीच में ये दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ है। तो अरब लीग के बारे में भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि अरब लीग एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में काहिरा में हुई थी। दोस्तों काहिरा जो है वो मिस्र की राजधानी है, आपको पता होना चाहिए। इस अरब लीग का उद्देश्य है अरब देशों के बीच में अलग-अलग फ्रंट्स पे सहयोग को बढ़ावा देना, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो या सुरक्षा सहयोग हो। सभी मामलों में जितने भी अरब देश हैं, उनके बीच में सहयोग को बढ़ावा देना। वर्तमान में अरब लीग में आपको 22 सदस्य देश देखने को मिलेंगे, जिसमें ना केवल पश्चिम एशिया के बल्कि उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र से भी देश आते हैं। अरब लीग कई सारे मामलों पे सामूहिक अरब जो रुख है, उसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अरब लीग का मुख्यालय काहिरा, मिस्र में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, इस दिल्ली डिक्लेरेशन की अगर हम रुख की बात करें, जिसमें भारत और अरब लीग का क्या स्टांस रहा, तो इसमें देखेंगे आप कि भारत इस दिल्ली डिक्लेरेशन में भारत और अरब लीग के सभी देशों ने इन 3 देशों के लिए एकदम स्पष्ट रूप से समर्थन दिया है। सूडान, लीबिया और सोमालिया। अब इन 3 देशों में क्या समस्याएँ थी और किस संदर्भ में भारत और अरब लीग के सदस्य देशों ने समर्थन दिया, अभी हम बात करेंगे। लेकिन इस दिल्ली डिक्लेरेशन की अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें, तो इस डिक्लेरेशन में संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की बात कही गई है। इसमें किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप का विरोध किया गया है और केवल अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकारों का समर्थन करने की बात इस दिल्ली डिक्लेरेशन में की गई है। अब देखिए ये जो डिक्लेरेशन है, इसके प्रभाव को समझने के लिए दिल्ली डिक्लेरेशन में जो भारत का और अरब लीग का रुख है, जो स्टांस है, इसको समझने के लिए हमें मध्य पूर्व की जो पावर पॉलिटिक्स है उसको समझनी पड़ेगी, तभी जाके हम इस स्टांस का प्रभाव क्या पड़ेगा मिडल ईस्ट में पावर पॉलिटिक्स पे हम समझ पाएँगे। अगर आप मिडल ईस्ट में गौर से देखें तो आपको 2 ध्रुव नज़र आएँगे, 2 गुट आपको नज़र आएँगे। एक है सऊदी अरब और उसके निकटवर्ती देशों का गुट, दूसरा है यूएई और इज़राइल समर्थित समूह, जिसको अमेरिकी समर्थन भी प्राप्त है। अब हालाँकि ये अनौपचारिक गुट हैं, ये ऑफ़िशियली इनको नहीं बनाया गया है, लेकिन आपको जिस तरीके का इन दोनों का रवैया देखने को मिलता है, उसके आधार पे इन दोनों गुटों को हम विभाजित कर सकते हैं। अब इन दोनों गुटों के माध्यम से एक गुट क्या करता है, जो सूडान है, लीबिया है और जो सोमालिया है, इन तीनों में एक गुट का अलग स्टांस है, दूसरे गुट का अलग स्टांस है। सूडान की अगर हम बात करें, तो सूडान में जो सरकार है, उस सरकार को हटाने के लिए वहाँ पे रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो है वो काम कर रही है और इस रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का समर्थन यूएई करता है। तो यूएई पे ये आरोप लगाया जाता है कि सूडान के आंतरिक मामले में यूएई हस्तक्षेप कर रहा है और ये जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है, ये बड़े पैमाने पे नागरिक हिंसा भी कर रहा है जिसकी वजह से इसकी काफ़ी आलोचना हो रही है और यूएई की भी आलोचना हो रही है। तो भारत ने अरब लीग के साथ मिलकर सूडानी सरकार का समर्थन किया है, इस रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का विरोध किया है और इस जो नागरिक हिंसा वहाँ पे हो रही है, इस नागरिक हिंसा की भी बहुत ज़्यादा निंदा की है। तो इस तरीके से ये भारत की राज्य केंद्रित स्थिरता नीति को दर्शाता है, जिसके बारे में मैंने आपसे पिछले स्लाइड में बात की कि भारत और अरब लीग ये केवल अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकारों का समर्थन करेंगे। इसके अलावा अगर आप लीबिया में देखें,
तो लीबिया में आपको एक यूएन से मान्यता प्राप्त सरकार दिखेगी और दूसरी तरफ आपको खलीफा खलीफा हफ्तार द्वारा जो भी सत्ता परिवर्तन की कोशिश की जा रही है, वो आपको सेना जो है वो दिखेगी। अब यूएई के द्वारा इस सेना का समर्थन किया जाता है जो लीबिया में सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रही है। लीबिया में यूएन से जो मान्यता प्राप्त सरकार है, उसको हटाने की कोशिश कर रही है। तो सऊदी अरब और दूसरे देश हालांकि राजनीतिक समाधान पर बल देते हैं, लेकिन भारत ने लीबिया के संदर्भ में ये कहा कि यूएन से जो मान्यता प्राप्त सरकार है, वो सरकार का भारत समर्थन करता है। खलीफा हफ्तार द्वारा जो सेना के शक्तियों के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से जो सत्ता परिवर्तन की कोशिश की जा रही है, भारत उसका विरोध करता है। सोमालिया के संबंध में भी भारत का एकदम सेम स्टांस रहा है। सोमालिया में भी भारत ने क्षेत्रीय अखंडता का स्पष्ट समर्थन किया। दरअसल सोमालिया का एक क्षेत्र है जिसको हम सोमालीलैंड के नाम से जानते हैं। अब इस सोमालीलैंड को बहुत सारे देश जो है वो इसको अलग देश के रूप में मान्यता दे रहे हैं। इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता दे दी है, जिससे कि ये माना जा रहा है कि ये सोमालिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। यूएई ने 2025 में सोमालीलैंड का पासपोर्ट भी स्वीकार कर लिया, लेकिन भारत ने इस मामले में सोमालीलैंड को मान्यता देने से साफ-साफ इनकार कर दिया और जो अरब लीग का सामूहिक रुख है, जो कि सोमालीलैंड को मान्यता नहीं देने पे केंद्रित है, उसी रुख से भारत ने भी सहमति जताई है। अब ये नीति भी भारत के सीधे-सीधे राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत से जुड़ती है, यानी भारत हमेशा से राष्ट्रीय एकता का समर्थन करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। इस बात से ये जो भारत का स्टांस है वो जुड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों इन 3 उदाहरणों से हमने समझा कि भारत ने केवल अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकारों का समर्थन किया है, भारत बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है और भारत हमेशा संप्रभुता का, एकता का और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। ठीक बात है। अब ये जो भारत का स्पष्ट झुकाव है, वो आप इन उदाहरणों से देख सकते हैं कि सऊदी समर्थित दृष्टिकोण की तरफ है। भारत का स्पष्ट झुकाव स्थिरता की तरफ है। चाहे जो मान्यता प्राप्त सरकारों का समर्थन वाला मुद्दा हो, चाहे नागरिकों के विरुद्ध हिंसा वाला मुद्दा हो, भारत ने स्पष्ट तौर पे इन सब की निंदा की है और जो कि सऊदी अरब भी करता है, तो सऊदी समर्थित दृष्टिकोण की तरफ भारत ने अपना झुकाव प्रदर्शित किया है। लेकिन भारत ने चतुराई यहाँ पे ये दिखाई कि औपचारिक गुटबंदी भारत ने कोई भी नहीं की है। देखिए, क्योंकि एक तरफ सऊदी समर्थित दृष्टिकोण है, दूसरी तरफ यूएई और उसके समर्थक जो हैं देश हैं। यूएई के साथ भी भारत के काफ़ी ज़्यादा संबंध है, भारत के कूटनीतिक संबंध है, भारत के सांस्कृतिक संबंध है, भारत के आर्थिक संबंध है और दूसरी तरफ आपको सऊदी अरब के साथ भी भारत के कई सारे फ्रंट्स पे आपको संबंध देखने को मिलेंगे। तो भारत ने इन दोनों के बीच में एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है, रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाने की कोशिश की है। भारत ने सऊदी समर्थित दृष्टिकोण की तरफ झुकाव दिखाया, लेकिन कोई औपचारिक गुटबंदी नहीं करके भारत ने यूएई को अपने से दूर नहीं किया। भारत ने यूएई के साथ जो संबंध थे उसमें कोई भी कटुता नहीं आने दी। अब यमन के संबंध में इस दिल्ली डिक्लेरेशन में एक बहुत नई चीज़ देखने को मिली। पहले क्या होता था कि यमन के संबंध में जो हूती विद्रोही हैं उसके बारे में भारत जो है वो कोई भी एक स्पष्ट स्टांस नहीं लेता था। इवन कि भारत ये हूती विद्रोहियों का नाम तक नहीं लेता था। लेकिन इस दिल्ली डिक्लेरेशन में आप देखें कि भारत की जो पहले नाम नहीं लेने वाली नीति थी, भारत ने उससे थोड़ा-सा अलग हट के सीधा-सीधा हूती विद्रोहियों द्वारा जो लाल सागर में जहाज़ों पे हमला किया जाता है, जहाज़ों को लूटा जाता है, उसकी निंदा की। जो कि सऊदी अरब के दृष्टिकोण के अनुरूप है और इससे एक बार फिर से ये पता चलता है कि भारत सऊदी अरब के दृष्टिकोण की तरफ अपना झुकाव रखता है। भारत ने यमन में एकता पर जोर दिया। भारत ने जो यूएई समर्थित दक्षिणी अलगाववाद यमन में फैलाया जा रहा है, उसके प्रति भी अप्रत्यक्ष सहमति जताई और अप्रत्यक्ष सहमति के माध्यम से भारत ने एक बार फिर से अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का परिचय दिया है, अपनी चतुराई का परिचय दिया है और यहाँ पे भी यमन के संदर्भ में भी भारत ने जो राज्य की एकता वाला केंद्रीय सिद्धांत है, उसी का समर्थन किया है। सीरिया के संबंध में भारत का जो रुख है थोड़ा-सा सीमित रहा है और ऐसा सीमित इसलिए नहीं रहा है कि भारत किसी से डरता है। भारत का ये रणनीतिक स्वायत्तता दर्शाने का एक तरीका है। भारत अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी विदेश नीति को लेके चलेगा, ये इस बात का संदेश देता है। दरअसल दिल्ली डिक्लेरेशन में जो सीरिया पर भारत का रुख रहा है कि भारत ने आतंकवादी विरोधी प्रयासों की तो सराहना की आईसिस के विरुद्ध, लेकिन भारत ने सीरिया के शासन या सीरिया के राजनीतिक संक्रमण पर सीधा-सीधा कोई भी टिप्पणी नहीं की है, जो कि भारत की विदेश नीति की सावधानियों के बारे में और भारत की कम प्रोफ़ाइल कूटनीति के बारे में हमारा ध्यान खींचता है। तो दोस्तों ये सारे ऐसे मुद्दे थे जहाँ पे भारत ने अपना एक स्टांस रखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी रहे हैं जिससे भारत ने दूरी बनाई है। जिससे भारत की जो विदेश नीति है वो कितनी परिपक्व है, इस बात का पता चलता है।
जैसे आप देखें तो जो यूएस के नेतृत्व वाला बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया था, जिसमें भारत को निमंत्रण मिला था शामिल होने का, पर भारत ने स्वीकार नहीं किया था। इस बोर्ड ऑफ पीस के बारे में इस दिल्ली डिक्लेरेशन में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, जो कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दिखाता है। इसके अलावा जो इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष है, उसमें भारत ने जो पहले से ही स्थापित ढांचा है उसी का समर्थन किया है। दरअसल ट्रंप ने जो नई योजना ट्रंप जो लेके आए थे बोर्ड ऑफ पीस, भारत ने उस योजना की बजाय जो अरब पीस इनिशिएटिव 2002 का है, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में शांति की स्थापना के बारे में बात करता है, भारत ने उसी का समर्थन किया है। और 1967 से पूर्व जो फिलिस्तीनी राज्य की सीमा थी, भारत ने उसी का समर्थन किया। दरअसल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो 1947 से ही आप देखें कि फिलिस्तीन का जो है फिलिस्तीन को भारत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मानता है। इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में भारत दो राष्ट्र सिद्धांत को मानता है। और जब 1967 में फिलिस्तीन पर इजराइल का हमला हुआ था और इजराइल ने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, तो 1967 के पहले जो सीमा थी, भारत उसी का समर्थन करता है। इस इजराइल के हमले का भारत समर्थन नहीं करता है। तो भारत की जो दीर्घकालिक नीति रही है फिलिस्तीन के संदर्भ में, वो उसमें हमें निरंतरता दिखती है जब हम इस दिल्ली घोषणा पत्र में भारत के इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध में स्टांस को देखते हैं। अब इस दीर्घकालिक नीति में निरंतरता से पूरे विश्व में एक संदेश ये भी जाता है कि भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो मौका परस्ती का फायदा उठाता है। भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो किसी कमजोर राष्ट्र पे जब किसी मजबूत राष्ट्र का हमला होता है तो भारत चुप्पी साधेगा। भारत एक ऐसा विश्वास एक ऐसा ऐसा राष्ट्र है जिस पे विश्वास किया जा सकता है। भारत अपना स्टांस एक लंबे समय तक नहीं बदलता है। भारत ने का जो 1947 में स्टांस था, वो स्टांस 2026 में हमें देखने को मिलता है। अगर आप इन 75 वर्षों की बात करें, 76 वर्षों की बात करें, तो आप देखेंगे कि कितनी सरकारें बदल गई, विश्व भर में क्या-क्या चीज़ें बदल गई, लेकिन भारत ने अपना स्टांस नहीं बदला। तो ये एक अच्छा संदेश भी पूरे विश्व में देता है भारत के संदर्भ में। तो इन 2 मामलों में भारत ने अपनी जो है वो दूरी बना के रखी है, अपनी एक चुप्पी साध के रखी है और ये चुप्पी रणनीतिक है। ये एक रणनीतिक चुप्पी है, आपको ध्यान में रखना है, किसी के डर से ये चुप्पी भारत ने नहीं रखी है। फिर ईरान के मामले में भी भारत ने जानबूझकर चुप्पी रखी है। क्योंकि देखिए, आप यूएस के सैन्य जमावड़े का भारत ने इस दिल्ली डिक्लेरेशन में कोई भी उल्लेख नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया ताकि ईरान के साथ भी भारत के संबंध बने रहे और यूएस के साथ भी भारत के संबंध बने रहे, क्योंकि दोनों के साथ भारत के कूटनीतिक हित जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ 2024 में जब चाबहार समझौता हुआ था, तो चूंकि यूएस के साथ हम अपने संबंध को बेहतर रखना चाहते हैं, इसलिए हमने अपने बजट 2026-27 में इस चाबहार समझौते से संबंधित कोई भी आवंटन नहीं किया ताकि यूएसए नाराज ना हो, क्योंकि यूएसए से हमारे बहुत सारे व्यापारिक हित जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भारत को यूएसए से जरूरत है, यूएसए को भी भारत की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, इसका एक व्यापारिक एंगल तो है ही, कि व्यापारिक दृष्टिकोण तो है ही। दूसरा इसका दृष्टिकोण ये है कि चीन को अगर अमेरिका को काउंटर करना है, तो चीन के सबसे अच्छे विकल्प के रूप में एशिया में आपको भारत से बेहतर कोई भी देश नहीं मिलेगा। तो भारत को अपने चाइना को काउंटर करने की नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी अमेरिका मानता है, तो दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। और भारत ने ईरान के मामले पर जानबूझकर जो चुप्पी साधी है, उससे भारत ने ईरान के साथ भी अपने संबंधों को सुरक्षित कर लिया है और साथ ही साथ यूएसए के साथ भी अपने संबंधों को सुरक्षित कर लिया है, जो कि एक बार फिर से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की तरफ हमारा ध्यान खींचता है। अब दोस्तों, ये जो दिल्ली घोषणा पत्र हमें देखने को मिला है, इसका केवल एक राजनीतिक आधार नहीं है, इस राजनीतिक रुख का एक आर्थिक आधार भी है। कहने का मतलब कि भारत और अरब लीग के बीच में जो अभी ये डिक्लेरेशन हुआ है, इस डिक्लेरेशन का एक आर्थिक आधार है। वो ये कि भारत और अरब के बीच में जो व्यापार है, वो 240 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का व्यापार है। ये बहुत ज़्यादा होता है। और भारत और अरब के बीच में आप देखेंगे जो सहयोग है, वो 2002 से ही चले आ रहे हैं और ये सहयोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो जो सहयोग है वो बहुआयामी है। तो ये बात अब इस तरीके से तो हम ये समझते हैं कि हालिया जो दिल्ली डिक्लेरेशन हमें साइन हुआ है, ये दिल्ली डिक्लेरेशन केवल पॉलिटिकल रीजंस की वजह से नहीं, बल्कि इसके पीछे एक इकोनॉमिक एंगल भी काम कर रहा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को दोस्तों सम अप करें, इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें, तो हम ये देखते हैं कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, वो भारत की मध्य पूर्व नीति को तो स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, जिसमें भारत एक स्थिरता केंद्रित क्षेत्र की बात करता है, भारत एक नियम आधारित व्यवस्था की बात करता है, भारत मान्यता प्राप्त सरकारों के पक्ष में है, लेकिन भारत गुटनिरपेक्ष और संतुलित दृष्टिकोण भी अपनाता है। भारत सभी पक्षों से संबंध जरूर रखता है, लेकिन भारत ऐसे किसी भी ढांचे का समर्थन नहीं करता जो संघर्ष को, जो विभाजन को और जो अराजकता को बढ़ावा देता है।
तो इस तरीके से दोस्तों आज का ये जो सेशन था उसमें हमने दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या-क्या बातें की गई है, भारत का किन-किन मुद्दों पे क्या रुख रहा है, क्या स्टांस रहा हमने उसको समझा, भारत ने किन-किन मुद्दों पे चुप्पी साधी है हमने इसको समझा और फिर इस दिल्ली डिक्लेरेशन का वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में क्या महत्व है, वर्तमान मध्य पूर्व की राजनीति के संदर्भ में क्या महत्व है, हमने इसको भी समझा। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना है, तो आप इस मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कि पश्चिम एशिया में ईरान सऊदी तनाव, इज़राइल फ़िलिस्तीन मुद्दा और बदलती क्षेत्रीय धारणाओं के संदर्भ में दिल्ली घोषणा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता नीति को कैसे प्रतिबिंबित करती है, विवेचना कीजिए। इसका आंसर लिख के आप मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करें। नाम है राहुल शर्मा करंट अफेयर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।